हेलो। ऑल ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है करण जी, शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है सांद्रता के पदों में जहां तक कल पढ़ लिया था उसके आगे की बात आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जैसे कल हुई थी वैसे ही आज होगी। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको मैं, बड़ी बात यह है कि मैंने आप कल सबको ये कहा था कि सभी बच्चे जाकर के जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड कोई ना कोई बात। और मैंने ये भी कहा था कि अगले दिन मैं वो कमेंट आप सभी को दिखाऊंगा, क्योंकि देखो हम जिस चीज में दुनिया से अलग है ना, वो चीज हमें मजबूत करनी चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, एक चीज हमेशा दुनिया में याद रखना, जो कुछ हट करके कुछ नया नहीं सोच पाते हैं वो लोग किसी न किसी की कॉपी करते हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ नया इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं तो हमें पता है कि कोई ना कोई लोग दुनिया में हमारी कॉपी करेंगे, पर हम चाहते हैं कि लोग हमें देख करके बेहतर बने। इसलिए आशीष सिंह लेक्चर्स फैमिली जो है, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ ना कुछ ऐसा नया करते रहते हैं जिससे लोगों को देख करके सीखने का मौका मिलता है। और बहुत से लोगों को हमने बदला है, इस यूट्यूब पर भी बदला है, आगे भी बदलेंगे। हम सब मिल करके इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। तो मैंने आप लोगों को यह कहा था कि आप लोग जो है कमेंट करेंगे। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैंने देखा, इस वीडियो के ऊपर कमेंट आप देखिए, इस वीडियो के ऊपर 1000 से ऊपर आप लोगों ने लाइक कर दिए एक दिन के अंदर। और इसके ऊपर कितने कमेंट हैं, लगभग 400 के आसपास आप लोगों ने इसके ऊपर कमेंट कर दिए। और ये कभी किसी चैनल पे देखा नहीं गया है आज तक। लोग इसको कॉपी करेंगे मुझे पता है कुछ समय बाद, बट हम उस चीज को बनाने वाले हैं। वो क्या चीज है कि हम लोग हमेशा पढ़ाई की बातें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। हम लोगों की आदत है कि जब भी हम यूट्यूब पर आते हैं, चाहे लाइव क्लास हो, आप लाइव क्लास को जाकर के देख लोगे तो भी आपको पढ़ाई मिलेगी, और अगर आप कमेंट पे जाकर के देखोगे तो भी पढ़ाई मिलेगी। तो अगर कोई हमारा लेक्चर देख के नहीं समझ पा रहा है तो कमेंट देख के समझ लो भाई। देखो, इस बच्चे ने, साहिल कुमार ने नॉर्मल था, मैं कुछ एक बच्चों के नाम लूंगा, माफी चाहूंगा सबके नाम नहीं ले सकता, 400 के आसपास कमेंट है, बट फटाफट से 1-2 मिनट में कुछ बच्चों के नाम लेके हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। साहिल ने पढ़ाई का कमेंट किया है, समुद्रा भाटी ने किया है, लोकेश ने, संदीप ने, फरहान ने, फरहीन बानो ने, आदित्य तिवारी, अवि यादव। एक भी बच्चा आप देख लो कोई फालतू की बात नहीं कर रहा है, बच्चा सीधा पढ़ाई का कमेंट कर रहा है। आरपीएस, एमपीएस, अंकित, हेमराज और रानाजीत, ये बच्चा का नाम मुझे पता नहीं चला अभी तक, और फिर भी बच्चे ने बहुत कमेंट किए हैं। निखिल, निखिल विश्वकर्मा, अजय कुमार वर्मा, आप चेक करें, मतलब हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ाई की ही बात करता है। ये वो चीज है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है और हमें ये हमेशा करते रहना है। और असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिए थे, वैसे असाइनमेंट बहुत सारे बैचेस के अंदर गए थे, बट कुछ बैचेस के अंदर बच्चों ने जो असाइनमेंट सबमिट किए उनके नाम भी मैं ले लेता हूँ। असाइनमेंट आपको एप्लीकेशन में मिलता है, ये असाइनमेंट था। देखो, अगर आप इस असाइनमेंट को ध्यान से देखोगे, हमने ये पूरी शीट आपको दी थी सॉल्व करने के लिए, और इस शीट में से कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में करवा ही दिए थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप खुद सॉल्व करें। अब इस असाइनमेंट को सबमिट करने वाले बच्चे हैं आशीष, जन्नत, जितेश, कुलदीप, कुशाग्र, शाहरुख, एवाय, आलोक आर्या। हाँ नहीं, एवाय नहीं है, शाहरुख तक है। तो मैं कहूंगा कि जिन बच्चों ने सबमिट किया है, वो देखो, आप बहुत खूबसूरत चीज है जब आप क्वेश्चन को सबमिट करते हो, जैसे कुशाग्र ने सबमिट किया है, तो हम कुशाग्र ने अपना कॉपी में सॉल्व करके उस पूरे क्वेश्चन को सबमिट किया है। तो ये देख करके बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह से मेहनत कर रहे हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। एक मैंने असाइनमेंट में, एक बच्चा है, नाम मुझे याद नहीं, मैं कल उसका आपको दिखाऊंगा, उसने पूरी पीडीएफ बना करके भेजी है। ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। जैसे इसने देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, भले ही गलत है सही है जैसा भी है, बट बच्चे ने कम से कम मेहनत तो की है। तो हमें पता चलता है कि हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो किस तरह के हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो काफी सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया है, बट मैं उन बच्चों को कहूंगा जिनका यहाँ पे देखो पेंडिंग आ रहा है, आप सभी को अपना असाइनमेंट टाइम पे करना चाहिए और असाइनमेंट को टाइम पे कर करके सबमिट करना चाहिए। आप जो बच्चा असाइनमेंट करेगा उसके नाम हम डिस्प्ले करेंगे, जो बच्चा अच्छे कमेंट करेगा हम हमेशा उस कमेंट को अप्रिशिएट करेंगे। और ये बात आप सभी को याद रखनी है कि हमें हट करके मेहनत करनी है, हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना है। चलिए ठीक है। और ये अच्छा लगता है कि जब आप लोग ऐसे खुद अपनी कॉपी से कर करके हमें देते हो, फिर हम उसको चेक करते हैं और देख करके खुशी होती है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो। और यही वो डिफरेंस है जो हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो डिफरेंस है, हम ऐसे ही उसको मिटा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं हमारी क्लास के ऊपर। कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे थे जी, और कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत कंसंट्रेशन टर्म्स को खटाखट खटाखट पढ़ा हमने। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को रिवाइज किया था कल की क्लास में। फिर हमने मोलरता को बहुत खूबसूरती से पढ़ा, मोललता को हमने पढ़ा। फिर हमने प्रश्न स्टार्ट कर दी, इतने सारे क्वेश्चन किए, इतने सारे क्वेश्चन किए कि हमें टॉपिक की कमांड आ जाए, हम टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें, क्योंकि जब अब कल टेस्ट होगा तो हमें पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आने हैं।
हर तरह के क्वेश्चन हमने किए, पीपीएम को समझा, पीपीबी को समझा, उसके बाद ये सब आपको याद है। उसके बाद हम लोग जब ये नॉर्मलता पढ़ रहे थे ना, तो नॉर्मलता में हम लोगों ने एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जानी कि ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है। ये हम लोगों को नॉर्मलता में समझ में आया कि ग्राम तुल्यांक संख्या क्या है। ग्राम तुल्यांक संख्या का मतलब होता है विलेय का भार अपॉन ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। फिर हम लोगों ने ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालना सीखा, जिसका फॉर्मूला था अनुभार अपॉन एक्स फैक्टर। फिर जब हमने एक्स फैक्टर के बारे में सोचा तो एक्स फैक्टर हमको बताया गया कि किस तरह से हम HCl H2SO4 और AlOH होल थ्राइस के अंदर एक्स फैक्टर को देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चीज थी, मजे आ गया इसको देख करके। उसके बाद हमने ये देखा, एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया है, मेरा नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लेना। वो कमेंट आपका बहुत नीचे चला गया है, एक बच्चा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। ये उसने सारी चीज पूरा HCl का N विलियन, N/2 विलियन, N/5 विलियन पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन में लिख दिया। मैं जस्टिस नहीं कर सकता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं सब बच्चों के नाम यहाँ नहीं ले सकता, बट मेरे पास इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा परिवार है कि आप लोग जब मेहनत करते हो तो लगा के करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपके एग्जाम्पल देता हूं हर क्लास में कि 12th क्लास के बच्चे हो तो 12th क्लास जैसे हो, जो हर कमेंट सेक्शन में केवल पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम लोग कनेक्टेड है आपस में यार, अलग अलग थोड़ी है। तो ये अपन ने किए क्वेश्चन 2-3 नॉर्मलता के। अब अपन आगे बढ़ने का समय आ गया है। प्रश्न संख्या 17 को फटाफट सभी बच्चे देखें। आज हम इस क्वेश्चन नंबर संख्या को सॉल्व करेंगे। जल्दी से देखिए, एक विलियन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है, इस विलियन का घनत्व इतना है, इस विलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। अब ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से करो। अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ने से आपको पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। एक ही बार में ढंग से प्रश्न पढ़ करके उस पूरे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी से। 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, 1 मिनट का समय नहीं है आपके पास, कुछ सेकंड का ही समय है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको आइडिया तो लगे चीजें हैं कैसे। आराम से करिए, और कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई दिक्कत? शुरू करें, चलो। एक विलियन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है, इस विलियन का घनत्व हमें दे रखा है, इस विलियन का कुल द्रव्यमान इतना है, विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी? तो सबसे पहला काम है, नॉर्मलता के फॉर्मूले को तो लिख लो मेरे मुन्ना। तो सबसे पहले नॉर्मलता के फॉर्मूले को लिखते हैं। जो भी बच्चा इन प्रश्नों को करने की कोशिश कर रहा है वो बात ध्यान रखे, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे प्रश्न सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो आप सबसे पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला याद रखें, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या डिवाइड बाय विलियन का आयतन। विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या डिवाइड बाय, क्या लिखा हुआ है, विलियन का आयतन लीटर में, यहां किस में है, ml में है, विलियन का आयतन लीटर में। अब समझने की कोशिश करना, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या का क्या मतलब होता है। विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या का जो मतलब है वो साइड में लिखते हैं, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या। तो जब विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या लिखने का समय आएगा तो हम फॉर्मूले पे चलेंगे। विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या का फॉर्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान पूरा पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणा में क्या आएगा,
गुणा में विलयन का आयतन आएगा। अब विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है उसको अलग से देखते हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान को अलग से यहां पे करते हैं। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान अणुभार बटा एक्स फैक्टर, अणुभार बटा एक्स फैक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? यहां तक आगे बढ़ सकते हैं? हो रहा है सबसे? चलो, काफी बच्चों ने इसका आंसर निकालने की कोशिश की है, काफी बच्चों ने इसका आंसर निकालने की कोशिश की है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों की तरफ से ये चीज निकल करके आए। बहुत अच्छे। मधुकर कल क्लास में नहीं थे आप? बच्चों के नाम तक याद हो गए, कुछ बच्चों के तो बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, करा आप लोगों ने ट्राई? अरे दिल से करा करो यार। देखो अणुभार, अब आपको सबसे बड़ी समस्या एक ही चीज में आ रही है कि मैं आपके कमेंट देखता हूं हमेशा, और कभी ऐसा मत सोचना कि सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ते। ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला नहीं पता ना? सच्ची बताओ, नहीं पता ना? इसलिए नहीं कर पा रहे हो ना? आप मेरा इंतजार कर रहे हो ना कि मैं आपको कब ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताऊं और आप कब कर दो? ऐसा ही है ना? तो इसलिए कहते हैं बच्चों, कभी कभी ये होता है कि हमें फॉर्मूले याद नहीं होने के कारण भी, हमें यौगिक के सूत्र याद नहीं होने के कारण भी, हमें सब कुछ आते हुए भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, और उस समय इस दिल से जो आह निकलती है ना, वो बहुत दूर तक जाती है और एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं। इसी रीजन से आपको हमेशा, जैसे अभी ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो जब अभी मैं आपको ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला बता दूंगा तो उसको हमेशा के लिए याद कर लेना, ताकि एग्जाम में फिर कभी वो दिन आए तो आप अपने आप को कमजोर नहीं पाओ। ऑक्जेलिक एसिड बहुत सिंपल सी चीज है, COOH डैश COOH, दैट्स इट। इन भाई साहब को ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। चलो काउंट करते हैं, 12 दूनी 24, 24 प्लस यहां पे 4 ऑक्सीजन है, 16 चौक 64। ठीक है, और हाइड्रोजन कितनी? यहां पर 2 है। अब यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि इसने जो ऑक्जेलिक एसिड हमें दिया है, उस ऑक्जेलिक एसिड का हमें किस प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। अब आप लोग सब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कमेंट सेक्शन में निकाल के बताओ, तो अपन चेक करें उसको फटाफट। और इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, वो कहानी का ट्विस्ट मैं आपको बता दूं। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, परंतु इसके साथ में 2 जल के अणु जो है वो हमेशा जुड़े रहते हैं। किस रूप में? क्रिस्टलन के जल के रूप में। तो 2 हाइड्रोजन के अणु मतलब 36 आपको इसके अंदर और जोड़ना पड़ेगा, बिना 36 जोड़े बात नहीं बनेगी। वापस से एक बार प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्मूले पर जाकर ही अटक रहे हो और आप लोग ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं कि ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH, साथ में 2 जल के अणु हमेशा चिपके रहते हैं। क्रिस्टल याद है? देखो कॉपर सल्फेट की जिंदगी में बाहर लेकर के कौन आया? कॉपर सल्फेट की जिंदगी में, एक सेकेंड ना, तो कॉपर सल्फेट की जिंदगी में बाहर किससे आई है? CuSO4.5H2O से। तो ये जो 5H2O है ना, इस 5H2O के कारण ही कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अगर इसमें से जल को आप बाहर निकाल दो इसको गर्म करके, तो सफेद कलर हो जाएगा, उसका ब्लू कलर हट जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, जो हमेशा एक यौगिक के एक अणु के साथ एक फिक्स अमाउंट में चिपका रहता है। उसी प्रकार यहां पर जो ऑक्जेलिक एसिड है, इसका जो क्रिस्टलन का जल है वो कितना है? 2H2O। ये हमेशा इसमें जुड़ा रहेगा, और .2H2O जो है उसके मास को आपको काउंट करना पड़ेगा अगर आप ऑक्जेलिक एसिड के मास को काउंट कर रहे हो। अब ध्यान समझना, COH .2H2O का मास निकाला 36 और 64 100 हो गया, और बचा हुआ 26, तो ये हो गया 126। इसका मतलब जो अणुभार निकल कर आया वो आया 126 डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कल की क्लास में आपको समझाया था कि यहां से कितने H प्लस और कितने OH माइनस आपको मिल सकते हैं, कितना नेगेटिव पॉजिटिव है उसके हिसाब से आप देख लो। तो अगर आप गौर फरमाओगे तो COH डैश COH, यहां पर ये 2 H प्लस बाहर निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव है, यहां पे बचा हुआ 2 नेगेटिव है। मतलब जो एक्स फैक्टर है अपना वो 2 है,
तो इस हिसाब से 2 का यहाँ पे भाग लगेगा और 2 का भाग लगेगा तो 63 जो है वो निकल करके आएगा ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। और बहुत सारे बच्चे इसी जगह पे गलती कर रहे होंगे, मुझे पता है कल की क्लास में आप लोगों ने ये चीज सीख तो ली थी, बट अभी भी आपको एक जगह फंस रहे हो कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है यौगिकों के। जब तक यौगिकों के सूत्र वगैरह याद नहीं रहेंगे ऐसे ही परेशान होते रहोगे और चीजें आपको मुश्किल लगती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे मोटी मोटी बात जो मैं बताना चाह रहा था वो इतनी थी कि ऑक्जेलिक अम्ल है, इसको नोट करके रख लो। पॉइंट टू रिमेंबर, आप एक अलग से चाहो तो पीछे पीटीआर करके एक सेक्शन बना सकते हो पॉइंट टू रिमेंबर का, और वहां ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताऊं उनको आप लिख करके रखें। ठीक है, करेंगे, बढ़िया। तो अब पॉइंट टू रिमेंबर पे आते हैं। तो पीटीआर के अंदर ये चीज सीखने को मिली कि COH ऑक्जेलिक है। अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, नॉर्मलता निकालनी थी ना, क्या क्या है हमारे पास। विलेय का द्रव्यमान है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, दे रखा है 12.6 ग्राम। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है क्या हमारे पास, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान होता है अणुभार अपॉन x, बिल्कुल है, हमने निकाल लिया 63। अब बस एक ही जगह कहानी आकर के फंस रही है कि हमें विलयन का आयतन नहीं दे रखा। तो मैंने आपको कहा था जब कभी भी आयतन नहीं दे रखा होगा तो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन वाला फॉर्मूला वहां पे लग सकता है। तो आप देखें, साइड में करूं, इस जगह करते हैं ना, ध्यान से देखो, जगह बहुत छोटी है यार, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक बात है ना। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ध्यान से देखो यहां पे आपको क्या क्या दे रखा है, उसने दे दिया ना विलयन का घनत्व जो है वो 1.10 ग्राम है प्रति ml। तो इसका मतलब विलयन का घनत्व जो है वो है 1.10। उसके बाद द्रव्यमान दे रखा होगा, पक्की बात है, ध्यान से देखो द्रव्यमान कितना है भैया, 550 ग्राम है। तो द्रव्यमान आपका कितना है 550, कितना गंदी राइटिंग है ना मेरी, 550 ग्राम द्रव्यमान है। आयतन जो है वो हमें पता नहीं है, वो तो हमें निकालना है। आयतन उधर जाएगा वो नीचे आएगा, तो आयतन बराबर हो गया 550 डिवाइड बाय 1.10। ये वैल्यू आप इधर प्लेस कर दें बस। हाँ, जल्दीबाजी में होश में जोश, सॉरी जोश में होश नहीं खोना है। यहाँ पुट करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आंसर निकल करके आ रहा है आयतन का वो ml में है, देखो ना, ग्राम पर ml, और ये ग्राम में है, तो जो आंसर निकल करके आएगा वो ml में निकल के आएगा। यहाँ हमें आंसर लीटर में रखना है, तो जब भी ऐसा 1000 का भाग लगाएंगे वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप भूल जाते हो ना फिर न्यूमेरिकल में गलतियां होती हैं, और दोष किसके ऊपर आता है, मास्टर के ऊपर। तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। जब 10 बार बता दिया कि यहाँ पे लीटर है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, और अगर यहाँ पे मिलीलीटर में आयतन दे रखा हो तो ऐसे केस में आपको उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाना है जो ऊपर जाएगा, ये गलती नहीं करनी है। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं। विलेय का द्रव्यमान है 12.6, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है 63, विलयन का आयतन आप निकाल चुके हो यहाँ से कितना 550 अपॉन 1.10। इसको बस पुट कर दो, पुट करने के बाद सॉल्व करोगे आंसर निकल के आएगा 0.4 नॉर्मल। सॉल्व करके देख लेना, लास्ट में आंसर आएगा 0.4 और आगे लिखेंगे नॉर्मल, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में, 0.4 आएगा। अभिषेक ने बिल्कुल सही लिखा है 0.4 आएगा, सिंह जी ने भी 0.4 बताया है, भावना आंचल वेरी गुड, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। ओके वेरी गुड, अगला प्रश्न आपके लिए, ये लो सॉल्व करो। अरे आजा भाई, हाँ ये रहा। 250 ml विलियन में इतने विलय हैं, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। करो भैया, कौन है उसके हिसाब से सोच करके करना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इतने आसान आसान प्रश्न है, अब तो आ गया होगा। देखो एक ही चीज पे पूरा फोकस होना चाहिए। कभी भी नॉर्मलता जैसी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मलता वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है फॉर्मूला। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद में तो फॉर्मूला लगाना आ जाना चाहिए बच्चों को। इसलिए मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि फॉर्मूला लगाना एटलीस्ट आप सीख जाओ। और ये लॉन्ग रन बैच है, ईयर लॉन्ग बैच है, आराम आराम से कर रहे हैं। अगर ये क्रैश कोर्स होता तो हम 1 या 2 क्वेश्चन कर पाते। अभी हम आराम से हर एक टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस वहां पे हो जाए। चलो ठीक है, सॉल्व करें। हमेशा कभी भी आलस नहीं करना है, जब भी नॉर्मलता सामने आए तो नॉर्मलता का फॉर्मूला जरूर लिखना है, बिना फॉर्मूला लिखे कहानी आगे नहीं बढ़ानी है।
तो फॉर्मूला क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या, फॉर्मूला नहीं भूल जाना है, फॉर्मूला हमेशा याद रखने चाहिए, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या। उसके बाद ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। उसके बाद विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है, अनुभार अपॉन एक्स। कभी नहीं भूलना है, हमेशा पूरी चीज लिखनी है एग्जाम में भी और ढंग से सॉल्व करना है। तो विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय की ग्राम, सॉल्व करके आंसर लिखो विलेय की, और चेक करना किसने कल शीट को सॉल्व करके जब असाइनमेंट सबमिट किया था तो किसका आंसर जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही आया था, ये आपको बताना है। तो विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या अपॉन विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन लीटर में हो तो बहुत खुशी की बात, नहीं हो तो 1000 से गुणा करेंगे। मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ml के अंदर है, तो विलियन का आयतन अगर ml में है तो आपको 1000 से गुणा कर देना है पहले ही। वैसे तो लीटर में बदलने के लिए भाग लगाया था बट वो ऊपर जाकर के गुणा हो गया। विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। आयतन किस में लोगे भैया, आयतन लोगे आप ml में। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर 1000 चल ही रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है, आपको सबको पता है, अच्छे से पता है कि अब आपको विलियन का ग्राम, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालना है। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, अब तो आदत हो गई होगी प्रश्न करने, कर करके अब तो आपको आदत हो गई होगी नॉर्मलता की। देखो यही चीज है, अगर कोई चीज टफ है ना तो उसको करने का सिंपल तरीका, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि पैटर्न ही दिमाग में फिट हो जाए, उसके बाद वो टफ आपको आसान लगने लगेगा ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए ही, है ना। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का फॉर्मूला होगा अनुभार डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कभी भी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा अनुभार अपॉन एक्स फैक्टर, अनुभार अपॉन एक्स फैक्टर, अनुभार अपॉन एक्स फैक्टर। शुरू करें। अब इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, 250 ml विलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 मिला रखा है। शुरू करते हैं। विलेय का द्रव्यमान अपन को दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 9.8 ग्राम H2SO4। इसका मतलब जो विलेय का द्रव्यमान है वो कितना है, 9.8 ग्राम H2SO4। ठीक है, अब हमें विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान अपन कैसे निकालेंगे, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले H2SO4 को पकड़ लें और H2SO4 को पकड़ करके उसका अनुभार निकालें। तो अगर आप H2SO4 का अनुभार निकालने की कोशिश करोगे तो हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 चौक 64, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप लोग चीज को समझ कैसे रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो H2SO4 का अनुभार आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। 32 तो 34, 34 और 64 हो जाएगा 98। इसका मतलब इसका जो अनुभार है वो कितना निकल करके आ रहा है, 98 डिवाइड बाय। अब ये भी साथ में पता होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे एक्स फैक्टर कितना होगा, और एक्स फैक्टर की बात करें तो डायरेक्ट समझ में आता है कि H2SO4 है, अनुभार निकालने में दिक्कत नहीं किसी को। अब एक्स फैक्टर निकालना है तो H2SO4 है, H2SO4 के अंदर 2 प्लस है 2 माइनस है, मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था H2SO4 का किस तरह से निकालना है। तो H2SO4 के अंदर 2 प्लस है और 2 माइनस है, इसका मतलब वैल्यू 2 ही है, तो अपन यहाँ पे 2 लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकल करके आ रहा है H2SO4 का वो कितना है, 49 है। तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान आ गया यहाँ पे 49। विलेय का आयतन कितना है, विलियन का आयतन है 250 और 1000 से आपको गुणा करना है। बस इस संख्या को आपको सॉल्व कर लेना है, इस संख्या को सॉल्व करते जो कुछ भी आएगा वो आपका आंसर ही तो है ना। ठीक है, बताओ पक्का। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके लिए, सॉल्व कीजिए इसको। 0.5, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि NOH नहीं है, NaOH है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, 0.5 नॉर्मल NaOH, 0.5 नॉर्मल NaOH के 200 ml विलियन में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है। यहां भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, NaOH नहीं है, NaOH है।
ठीक है। तो 0.5 नॉर्मल NaOH के 200 ml विलियन में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये क्वेश्चन आपको करना था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रश्न आपको इतना आसान लगेगा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हर बार मैंने एक ही अप्रोच को फॉलो किया है कि जो भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला नहीं पता है आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखेंगे। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मलता बराबर, बार बार क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि आपको बार बार लिखने से ही याद होगा, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या अपॉन विलेय की, आप भी मेरे साथ साथ कॉपी में बार बार लिखा करो हमेशा, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या डिवाइड बाय विलियन का आयतन। आयतन ऊपर से आंख लगा के देख लो किस प्रकार का दे रखा है, 200 ml, ml में दे रखा है, ठीक है, तो 1000 से गुणा कर देंगे। स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला इस प्रकार का लिखो कि आप जो है उस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सको अपने अकॉर्डिंग। तो विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। कितना कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना आपको जब मैंने पहली बार ये टॉपिक पढ़ाया होगा और पहली बार नॉर्मलता का फॉर्मूला वगैरह बताया था, और फिर आपने जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करते गए आज आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। इसी तरह से जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे ना, तो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख करके आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो रहा वहां से मैकेनिज्म, पर उसी मैकेनिज्म को 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको एक एक चीज क्लियर होने लगेगी। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस से हर चीज हो जाती है। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणा, अब इसको अपन लेंगे तो ये आ जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस में है, ml में है, ठीक है। उसके बाद गुणा में 1000 ऊपर चल ही रहा है। अब सॉल्व करते हैं। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का शॉर्ट में लिख दूं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो वो क्या होगा, अणुभार अपॉन एक्स फैक्टर। इंटरेस्टिंग है टॉपिक, बहुत ज्यादा सीक्वेंशियल है, फॉर्मूले लगातार लाइन से लगाते और सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। NaOH को पकड़ लो, NaOH को लेकर के उसका अणुभार निकाल लो पहले साइड में। तो NaOH का अणुभार निकालते हैं। NaOH में Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ोगे आ जाएगा 40, 16 1 17, 17 और 23 40 हो गया। तो अणुभार कितना है, 40 है, डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, एक्स फैक्टर होता है प्लस माइनस में से कोई भी एक, तो Na प्लस OH माइनस, इसका मतलब यहाँ पे प्लस भी 1 है माइनस भी 1 है, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर 1 हो गया, तो दैट्स कम्स आउट टू बी 40। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने पर एक बात समझ में आती है कि अब क्वेश्चन हवा में हो जाएगा। नॉर्मलता, नॉर्मलता का वैल्यू कितना है, देखना ध्यान से, नॉर्मलता का वैल्यू है 0.5, तो नॉर्मलता की जगह क्या आ जाएगा 0.5। विलेय का द्रव्यमान हमें पता नहीं है, वही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि विलेय का द्रव्यमान कितना होगा। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान हमने निकाल लिया, कितना है 40 है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या विलियन का आयतन पता है, जी हाँ पता है, कितना है 200 ml, तो विलियन का आयतन हमारे को पता है 200 ml, ठीक है। उसके बाद अब कुछ ऐसा है कि जो आप नहीं जानते हो या फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, सही बात है, आगे बात समझ में। तो क्यों आप ऐसा कर पा रहे हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला ढंग से लगाना आता है। तो नॉर्मलता है 0.5, उसके बाद विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, अब ये आपको पता है 40, आयतन आप जानते हो, 1000 आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। केवल इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक ही ऐसी चीज है जो आप नहीं जानते, वो है विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान आराम से निकाल लोगे अगर ढंग से सॉल्व करोगे, आगे पीछे लेके जाना है, बाकी कुछ नहीं है। डन, 4 ग्राम इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने भी कमेंट किया है 4 ग्राम इसका आंसर है विलेय का द्रव्यमान। हो गया प्रश्न, आता है ना। इसी को कहते हैं कि भाई हम अगर सही से कर रहे हैं तो कोई बात बड़ी बात नहीं है, कर लोगे आराम से। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो बोलता है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को अगर जल में घोल करके 10 लीटर विलियन प्राप्त किया है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं, अब देखो, नॉर्मलता खत्म, कुछ क्वेश्चन मुझे मोलरता और मोलरता के भी आपको कराने थे क्योंकि हम लोग वो लास्ट क्लास में नहीं कर पाए थे। हर तरह के क्वेश्चन आ गए, सांद्रता के जितने भी पद हैं। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी केमिस्ट्री में
न्यूमेरिकल केवल स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में ही है, 1 2 3 4। तो अगर आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेते हो तो न्यूमेरिकल में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। 4 चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल हैं आपके केमिस्ट्री में, उनके आपने एक एक न्यूमेरिकल को इस तरह से अच्छे से मजबूती से करके रख रखा है, कहीं भी एक भी नंबर आपका नहीं कट सकता। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पे तो वैसे भी आप अच्छी मेहनत कर लो तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो हमारा जो टारगेट है ना 100 में से 100 लाने का केमिस्ट्री में, वो पूरा हो सकता है। उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, शुरू करें। चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि हमें उसका हल सही तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले आपने प्रश्न को पढ़ा, अब उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखो उसने पूछा क्या है। तो उसने मोलरता आपसे पूछ लिया है। तो जब भी कोई प्रश्न आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप कर नहीं सकते। तो सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला लिखेंगे कि मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। और आयतन के समय टेढ़ी आंख करके देख लिया करो, आयतन किस में दे रखा है, 10 लीटर में दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात। तो अगर आयतन लीटर में है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म वहीं पे। विलेय के मोल, किसी के भी मोल का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, भार बटा में अनुभार। डायरेक्ट उस फॉर्मूले को लगाना, काम बन जाता है हर बार। तो विलेय के मोल को अपन लिख सकते हैं विलेय का भार, हमेशा पूरा फॉर्मूला लिखना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मंडे से इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन शुरू होगा जहां पे आप हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम पढ़ोगे। उस समय तक आपको इन सांद्रता के पदों के ऊपर अच्छे से आपकी कमांड हो जानी चाहिए, ये बात का विशेष ध्यान रखें। तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार गुणा पहले से विलयन का आयतन चल ही रहा है। अब ध्यान से देखना, विलेय का भार अपॉन विलेय का अनुभार इंटू विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन लीटर में है तो टेंशन खत्म, तो दिमाग लगाना ही नहीं है। विलेय का भार, अब शुरू करते हैं फॉर्मूला लगाना फटाफट। विलेय का भार कितना दे रखा है, 9.8 ग्राम H2SO4। H2SO4 दे दिया, इसका मतलब उसने आपको ये बता दिया कि विलेय कौन है। और अगर आपको ये पता चल जाता है कि विलेय कौन है तो आप उस विलेय का अणुभार ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। देखो, विलेय का भार तो क्वेश्चन ने आपको लिख के दे दिया 9.8, अब विलेय का अणुभार निकालना आपकी जिम्मेदारी है। तो वो कैसे करोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है, 16 चौक 64। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 98। इसका मतलब यहां पर जो विलेय का अणुभार है, H2SO4 का जो अणुभार है वो कितना है, 98 है, गुणा विलयन का आयतन, विलयन कितना है, 10 लीटर है, लीटर में ही है तो बात खत्म। विलयन का आयतन हो गया 10, ये आ गया नीचे 10, 98 से 98 कट गया, ये आ गया 0.01। कैपिटल M आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो इसकी मोलैरिटी है, जो इसका मोलरता है, उसके लिए आप सिंबल के फॉर्म में लास्ट में कैपिटल M एज ए यूनिट लिख सकते हो और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 21 डन। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलो, फटाफट से इसको सॉल्व करो। ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए, सेमी मोलर ये चीज हर किसी के साथ बैठती है, जैसे सेमी नॉर्मल भी था। अब जो बच्चा जितने अच्छे से पुरानी पढ़ाई करके रखेगा उतना एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएगा। देखो, जब अपन ये सब पढ़ रहे थे तो यहां पे आपने सीखा था ना कि सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है। सेमी नॉर्मल का मतलब होता है n/2। सेमी नॉर्मल, सुनो ध्यान से, सेमी नॉर्मल लिखा हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n/2। तो कहीं पे सेमी मोलर लिखा हो, मोलर, तो उसका मतलब होगा m/2। कहीं पे सेमी मोलल लिखा हो तो उसका मतलब है स्मॉल m/2। मोटी मोटी बात क्या, सेमी का मतलब हाफ है, बस ये दिमाग में रखना है। किसी एक पैटर्न को अच्छे से याद कर लो, बाकी अपने आप मोलर मोलल कुछ भी लगाओ, हमें आता है, हम कर पाएंगे। वंस इन अ लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आपको अपना आइडिया हो जाएगा कि क्या चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या चलता है फिजिकल केमिस्ट्री में। चलो ध्यान से देखना आप, सेमी मोलर, इसका मतलब इस प्रश्न को हल करना जब शुरू करेंगे तो ये बात पक्का है कि सेमी मोलर है, इसका मतलब मोलरता हमको ऑलरेडी दे रखी है। कितनी दे रखी है, कैपिटल M/2, या सिंपल भाषा में बोले आधा मोलर, और अच्छी भाषा में बोले 0.5 आपको मोलरता उसने दे रखी है।
ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml में विलयन का आयतन दे रखा है, और ये मत भूलना कि ml में है, उसके हिसाब से आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब मोटे मोटे तौर पे आपको विलेय का द्रव्यमान यहां पर पूछ रहा है, बाकी सारी जानकारी आपको विलेय के बारे में दे रखी है। जब भी कोई प्रश्न कर रहे हैं जिसमें हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहां पे क्या है, तो हम सबसे पहले जो भी पूछता है उसकी परिभाषा या उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बात किसकी हो रही है, यहां पे बात हो रही है मोलरता की। तो मोलरता का फॉर्मूला आप लिखोगे, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। बहुत ध्यान समझना, मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, मोलरता। तो इसको और तोड़ के लिखो, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार, गुणा में नीचे क्या चल रहा है, विलयन का आयतन, तो गुणा में नीचे चल रहा है विलयन का आयतन। ठीक है ना। अब किस में है, एमएल में है या लीटर में है, वो चीज तो चेक करनी पड़ेगी कि एमएल में है या लीटर में, उसके हिसाब से बातें आगे बढ़ेंगी। साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एमएल में है क्वेश्चन में, तो आप 1000 का ऊपर गुणा जरूर करें, क्योंकि 1000 का ऊपर गुणा करने से कहानी बन पाएगी। तो मोलरता बराबर, अब बस कुछ नहीं करना, अब अपन को वैल्यूज पुट करके देखनी है, और वैल्यूज पुट करके देखना है कि कौन दे रखा है और कौन हमें निकालना है, बस सिंपल काम इतना ही करना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला H2C2O4 2.2H2O। देखो ऑक्जेलिक अम्ल मैंने आते ही आपको बताया था COOH बताया था इसके बारे में। अब इसी को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, देखो चेक करो कैसे लिख सकते हैं इसको। H2 कितने हैं, H2 है, C कितने हैं, 2 हैं, O कितने हैं, 4 है, तो C2H2O4 और उसके बाद 2H2O, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो डरने का नहीं है वो वही चीज। उसके बाद यहां पे जब इसका अपने एटॉमिक वेट निकाला था तो 126 आया था, एटॉमिक वेट क्या, मॉलिक्यूलर वेट, इसका आणविक या सिंपल भाषा में बोले इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो जब आपने निकाला था तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना निकल के आया था, इसका मोलर द्रव्यमान निकल के आया था 126। तो काम में आ जाएगा ऐसे कैसा। अब देखो क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता, मोलरता दे रखा है कितना है, नहीं दे रखा, दे रखा है ना, सेमी मोलर, इसका मतलब 0.5। ठीक है, विलय का भार, विलय का भार ही तो हमें निकालना है, इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। विलय का अणुभार, क्या हमको अणुभार दे रखा है, हमने खुद ने निकाल लिया दिमाग लगा के, 126। विलयन का आयतन, आयतन कितना है, 250 ml में था, इसलिए 1000 से गुणा किया था, तो ये विलयन का आयतन यहां पे आ जाएगा 250। हो गया, ठीक है, पक्का, डन, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, आ गया क्वेश्चन अच्छे समझ में। बस ये सेमी मोलर वेमी मोलर पता नहीं होगा ना तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर बहुत दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप। चलो आगे बढ़े, अब समय आ गया है एक नई चीज सीखने का और फिर इस क्लास को एंड करने का। इसके बाद सांद्रता के सभी पद संपन्न होते हैं और आप जो है उसके बाद अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हो अच्छे से। और एक और बात, मंडे से इस चैप्टर का नया सेक्शन शुरू होगा, हेनरी के नियम के आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है, बस आपको बहुत अच्छे से ये सब रिवाइज कर करके क्लास में पधारना है। फॉर्मल था, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। अगर आप किसी भी नए टॉपिक को पढ़ रहे हो जो किसी पुराने टॉपिक के जैसा है, मिलता जुलता है, तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप उस टॉपिक को पढ़ते वक्त पुराने टॉपिक को दिमाग में रखो, ये आपका फर्ज है, ये आपको करना पड़ेगा। तो जैसे मोलरता होता है 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, नॉर्मलता होता है 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांक संख्या की संख्या, भारों की संख्या, वैसे ही यह है ग्राम सूत्र भारों की संख्या। अब विलेय का ग्राम सूत्र भार क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। विलेय का ग्राम सूत्र भार अपॉन विलयन का आयतन इंटू 1000, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मूलता। ग्राम सूत्र भार क्या होता है, ग्राम सूत्र भार का फॉर्मूला है विलेय की मात्रा ग्रामों में डिवाइड बाय पदार्थ का ग्राम सूत्र भार, ये धार नहीं है भार है,
सूत्र भार, और एफ ए क्या है, विलेय का ग्राम सूत्र भार। कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, जैसे नॉर्मलता में आपको ऊपर से गया था ना, फॉर्मलता भी आपके ऊपर से जाएगी, बट एक आध क्वेश्चन करने के बाद आप उससे दोस्ती कर लोगे और फिर आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा वो। देखो तरीका समझो, आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अब ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या होती है, ग्राम सूत्र भार संख्या, इसका मतलब होता है विलेय का भार अपॉन विलेय का सूत्र भार। अब ये सूत्र भार की जरूरत क्यों पड़ती है मैं आपको समझाता हूं। ये देखो आप ध्यान से अच्छे से सुनना इसको। आयनिक यौगिक जैसे कॉपर सल्फेट NaCl KNO3 आदि अणु के रूप में नहीं होते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, अगर आपको एक लाइन में समझना है ना तो आप एक काम करो, फॉर्मलता और मोलरता में कोई फर्क नहीं है, दिमाग में ये फिट कर लो। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपको फॉर्मलता को एक ही बार में समझना है बिना किसी दिक्कत के, तो आप दिमाग में फिट कर लो कि मोलरता और फॉर्मलता में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। फिर अलग अलग क्यों लिखा, मोलरता अणुओं के लिए लिखी जाती है, फॉर्मलता आयनिक यौगिकों के लिए लिखी जाती है। आयनिक यौगिकों में जैसे NaCl है, तो NaCl में जब वो पानी में घुलता है तो Na+ अलग भाग जाता है, Cl- अलग भाग जाता है, तो उसकी प्रकृति अलग है बाकी सारे यौगिकों से। इसीलिए जब हर किसी के लिए लिखते हैं तो हम मोलरता लिखते हैं, और जब हम आयनिक यौगिक के लिए लिखते हैं तो हम फॉर्मलता लिखते हैं। निकालने का तरीका लगभग दोनों का एक जैसा ही है। देखना, पढ़ो, आयनिक यौगिक जैसे कॉपर सल्फेट NaCl KNO3 आदि अणु के रूप में नहीं होते, इसलिए इनकी सूत्र इकाई के आधार पर इनके अणुभार लिखे जाते हैं और उसे सूत्र भार कहा जाता है। अरे कुछ नहीं है, फालतू चीज है। आप NaCl का अणुभार कैसे लिखोगे, NaCl का अणुभार लिखोगे इसका 23, इसका 35.5, या आ गया 58.5, ऐसे करोगे ना। बस लास्ट में एक छोटा सा काम करना, NaCl का अणुभार लिखना और मुंह से सूत्र भार बोलना। ये जो मैंने किया, ये क्या किया, अणुभार लिखा, लिख अणुभार रहा हूं, बोलूंगा सूत्र भार, बस बोलने में फर्क है। बाकी फॉर्मूले मामले में जहां जहां पे अणुभार आ रहा था वहां पे सूत्र भार डाल दूंगा, हो गई बात खत्म। 58.5 है ना कि अणुभार 58.5 है। कैसा टॉपिक है, अणुभार आ रहा वही तरीका है वही तरीका 58.5, बट इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आयनिक यौगिकों के लिए वो चीज काम में नहीं लेंगे जो तुम काम में ले रहे हो। समझ में आई बात, हम वो चीज काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे सेम चीज बट नाम हमारा देंगे। आ रही बात समझ में। बिल्कुल वैसे ही यहां पर जैसे NaCl का आपने निकाला उसी तरीके से 23 + 35, 23 + 35.5 बराबर 58.5, पर उसको आप अणुभार नहीं बोलोगे, उसको आप सूत्र भार के नाम से जानोगे। इतनी सी बात। ज्यादातर इन सभी यौगिकों की सांद्रता को फॉर्मूला के बजाय मोलरता लिख के व्यक्त किया जाता है। मतलब सामान्यतः हम फॉर्मूलता के बजाय नॉर्मल मोलरता से ही देते हैं, तो फॉर्मूलता मोलरता एक ही चीज है, बट वहां पे सूत्र का फर्क पड़ता है। हाँ एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आएगा आपको, यहां पे पढ़ो। जब सूत्र भार व अणुभार एक जैसे होते हैं तो मोलरता और फॉर्मलता में कोई फर्क नहीं होता, परंतु कुछ विलेय जब विलायक में घोले जाते हैं तो उनका संगुणन हो जाता है, परिणाम स्वरूप उनका अणु द्वितीयक या तृतीयक बन जाता है। इस स्थिति में सूत्र भार जो है वो अणुभार से 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। उदाहरण के लिए बेंजोइक अम्ल को जब बेंजीन में घोला जाता है तो वो जुड़कर के 2 आपस में जुड़ जाते हैं और 2 आपस में जुड़ करके बड़े हो जाते हैं, और उसका अणुभार 122 है और सूत्र भार 244 है। अब सर हमारे बिल्कुल ऊपर से गया, ढंग से वापस समझते हैं। देखो जब आप बात कर रहे हो NaCl की, अब मोटी मोटी बात सुनना, NaCl की बात कर रहे हो, कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हो, या किसी और की बात कर रहे हो, तो इन दोनों के लिए अणुभार और सूत्र भार एक ही चीज है। तो इन दोनों के लिए आप देखोगे तो आपको अणुभार और सूत्र भार में कोई फर्क नहीं मिलेगा, दोनों आपको बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम। परंतु आप जैसे बात करो बेंजोइक अम्ल की, बेंजोइक अम्ल जानते हो, नहीं जानते ना, कहां से जानोगे, अभी ऑर्गेनिक पढ़ी कहां है आपने। फिर भी ये भाई साहब जो है, ये जो भाई साहब हैं, इनका अणुभार निकालें, कैसे निकालेंगे अणुभार, जितने भी इसके अंदर तत्व हैं उन सबके भार को जोड़ लो। कार्बन इसके अंदर 6 है तो यहाँ के 6 कार्बन 12 × 6, ऊपर से इसको जोड़ लो, मतलब सबको अगर जोड़ करके इसका अणुभार निकालो तो अणुभार कितना निकल करके आता है 122।
बट हमने ये देखा, हमने ये पाया कि जब इन भाई साहब को अपन बेंजीन में घोलते हैं, मतलब जब इसको आप बेंजीन के अंदर घोलोगे तो बेंजीन में घोलने पर ऐसे दो जो होते हैं, ऐसे COOH दो जो आपको है, ये मिलकर के एक इकाई बना लेते हैं। मतलब अगर आप इसको बेंजीन में घोलोगे तो एक बेंजोइक अम्ल दूसरे बेंजोइक अम्ल के साथ साथ निभाना साथिया के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, और उसके बाद वो एक यूनिट की तरह रहेगा। अब ये अपने आप में एक इकाई है। अब जब इसका भार लिखोगे तो वो कितना आएगा, पहले का डबल, ये कहलाएगा सूत्र भार। तो जब आपसे मोलरता पूछें तो आप अणुभार की तरफ जाओगे, और जब आपसे फॉर्मलता पूछेंगे तो वहां पे आप वैल्यू 244 काम में लोगे। इस तरह से एग्जैक्ट फर्क देखने को मिलता है अणुभार में और सूत्र भार में। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? इतना मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन करते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है यहां पे। ठीक है, बस आज आखिरी क्वेश्चन है आज का फॉर्मलता का, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। टेस्ट की तैयारी कीजिएगा अच्छे से। आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, आज आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। जितना पढ़ा रखा है पहले वही सब आपको रिवाइज करना है। ओके, गॉट इट, नो इशू, प्रोसीड। ठीक है, पक्का आया समझ में? क्लियर एकदम? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए। न्यूमेरिकल करवाने सब क्लियर हो जाएगा आपको। बट आप इतनी सी बात को समझो कि मोलरता के फॉर्मूले में क्या लिखते हो आप, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, वही लिखना है। बस यहाँ पे विलेय के मोल की जगह आपको कौन सा शब्द काम में लेना है, आपको काम में लेना है ग्राम सूत्र भारों की संख्या। फिर मोल को आप क्या लिखते हो, भार बटा अणुभार। यहां पे आपको लिखना है भार बटा सूत्र भार। बस मोलरता में ऊपर क्या आता है, विलेय के मोल, विलेय के मोल की जगह यहां पे आता है सूत्र भारों की संख्या। मोल को आप क्या लिखते हो, भार बटा अणुभार। यहां पे आपको लिखना है भार बटा सूत्र भार। सूत्र भार क्या चीज है, अगर NaCl कॉपर सल्फेट इस तरह के यौगिक है तो जो आपका अणुभार है वही आपका सूत्र भार है। कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। परंतु यदि कोई इस प्रकार की कहानी आ जाए कि एक बेंजोइक एसिड जैसा कोई बंदा है जो किसी में घुलने के बाद दो जुड़ करके एक इकाई बना रहे हैं, तो अब इनका नया वाला सूत्र ये हो गया, यौगिक तो बेंजोइक है, यौगिक बेंजोइक अम्ल ही है, परंतु सूत्र अब ये वाला हो चुका है। तो जब अणुभार पूछेंगे तो ये लिखा जाएगा, और क्योंकि अब सूत्र दो एक हो चुके हैं तो यहां पे जब सूत्र भार पूछेंगे तो वो 244 आएगा। बस इतना सा फर्क है। समझा दिया मैंने एक बार और वापस करवा दिया। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, इस प्रश्न को करते हैं। ये मूललता का प्रश्न आ गया, ये डू इट बाय योरसेल्फ, या मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, या आप खुद कर लेना। मूललता निकालना है, मूललता निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं, आराम से कर लोगे। फॉर्मलता के प्रश्न को ढूंढते हैं। ये मूललता के दो क्वेश्चन आप खुद करना, ये भी आप करना, तीसरा ये मैं करवाता हूँ। 27वां क्वेश्चन भी मूललता का ही है, फॉर्मलता का क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अपन बना देंगे। ये तीन क्वेश्चन आपका होमवर्क कर लोगे ना, मूललता के प्रश्न है। बस मूललता में विलायक का द्रव्यमान नीचे आता है, तो ये 1 2 3, इन तीनों क्वेश्चंस को आपको करके जो है कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखने हैं। 4 हो गया आई थिंक। ये आपके होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन, यही आपके डीपीपी आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क हो गया। अब अपना फॉर्मलता का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप अच्छे से ध्यान रखें। फॉर्मलता का क्वेश्चन ये है कि बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है। बने विलयन की फॉर्मलता ज्ञात करें। चलो हो जाओ शुरू। दिख रहा है सबको क्वेश्चन क्लियरली एकदम? ठीक है,
क्या मतलब है इसका, समझते हैं। बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है। आपको फॉर्मलता ज्ञात करनी है। जब फॉर्मलता ज्ञात करनी होती है तो फॉर्मलता का फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले तो वही स्टेप होता है। तो फॉर्मलता का फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखते हैं, सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फॉर्मलता का फॉर्मूला और मोलरता का फॉर्मूला बिल्कुल एक है, बट वहां पे मोल आते हैं, यहां पे आता है सूत्रभार, सूत्रभार संख्या, यहां पे सूत्रभार संख्या आती है। आप अगर देखें तो आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। अगर आप इस स्लाइड को देखते हैं कि यहां पर जो फॉर्मूला है उसमें आगे भैया सूत्र भारों की संख्या आती है, बस और कुछ नहीं है, सूत्र भारों की संख्या। तो फॉर्मूला बराबर हो जाएगा विलय के सूत्र भारों की संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन। अब बस चेक ही तो करना है कि आयतन लीटर में है कि एमएल में है। अगर आयतन आपका लीटर में है तो यहाँ पे अगर लीटर है तो ना 1000 से गुणा करना है ना कुछ करना है, सिंपल है। इक्वल टू विलय के सूत्र भारों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा अणुभार। सूत्र भारों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, भार बटा सूत्र भार। यही समझा रहा था स्टार्टिंग से। तो विलय का भार डिवाइड बाय विलय का सूत्र भार गुणा विलयन का आयतन। अब इनटू में कुछ नहीं, चलो सॉल्व करें। अब आप देखते हैं क्या क्या दे रखा है। क्या विलय का भार दे रखा है, बेंजोइक अम्ल को मिलाया है 12.2। क्या विलय का सूत्रभार पता है आपको। अब इसी के लिए नॉलेज होना जरूरी है कि जब हम बेंजोइक अम्ल को बेंजीन के अंदर मिलाते हैं तो वो 2 यूनिट बन जाता है और वो दोनों एक होकर के बर्ताव करते हैं। और जब इन दोनों को अपन बेंजीन में घोलते हैं तो ये इस तरह से जब एक यूनिट बन जाते हैं, एक इकाई बन जाते हैं, तो इसका भार 244 हो जाता है सूत्रभार। तो यहाँ पे सूत्रभार 244 आएगा। यही अगर उसने मोलरता पूछी होती तो हम इसका आधा 122 ही लिखते, क्योंकि वहां पे अणुभार देना होता है, सूत्र के हिसाब से भार नहीं देना होता है। यही सबसे काम की बात है। इनटू विलयन का आयतन लीटर में 2 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगी। और लास्ट में आपको बता देना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो इतना है, दैट्स इट। कैपिटल एफ से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे मोलरता को कैपिटल एम से करते हो और मोलरता को स्मॉल एम से आप प्रदर्शित करते हो। इसी के साथ में ये टॉपिक यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होता है। अब आपको इस टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये आपको एज अ होमवर्क करके रखने, ईजी है। इनका सॉल्यूशन जो है मैं बना करके, चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना करके एप्लीकेशन में डाल दूंगा। तो एप्लीकेशन में आप जाकर के बचे हुए 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। समय लगेगा उसमें 3-4 दिन, बट वो काम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब मंडे से अपन शुरू करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, जिसमें हेनरी के नियम और उन सबको आपको डिस्कस करना है। और एक और बात कि अब आपको इन सब की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लेना, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसके बिना कर नहीं पाओगे आप इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो मोलता मोल अंश द्रव्यमान प्रतिशत कुछ नहीं छोड़ा इस बार, मैंने फॉर्मूला तक आपको पढ़ा दिया है। रिवीजन करके रख लेना अच्छे से, यही आपको करना है। और आज भी हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको कोई ना कोई फॉर्मूला, जैसे आपने फॉर्मूला सीखा है आज नया, तो फॉर्मूला का जो फॉर्मूले हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिख देने हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में मंडे को, और कल आपका टेस्ट रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और जिसने अभी तक भी बैच ज्वाइन नहीं किया, बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे और आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। हम आपको असाइनमेंट दे सकते हैं, आप सॉल्व करके सबमिट कर सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में विथ नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। बाय बाय, जय हिंद।